हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी प्राइमरी लेवल 1st to 5th क्लास तक के लिए क्या होता है, आपकी ईवीएस आती है। ईवीएस आपकी क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड। उसमें 15 नंबर की आपकी क्या होती है, 15 नंबर की ईवीएस की थ्योरी क्लासेज आती है। थ्योरी पार्ट में क्या होता है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको सिलेबस में दिया है, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो आपको पता है, इससे पहले हमने ईवीएस थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट कर लिए। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर वो सारी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल में आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईवीएस पेडागोजी के बारे में। जिससे पता है कि इसके पहले पार्ट में मैंने आपको पर्यावरण अध्ययन, इसका पहला टॉपिक जो दिया उसको हम पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। आज हम आप पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आपका क्या दिया गया है, ईवीएस पेडागोजी में अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पता है अधिगम क्या होता है, अधिगम का सिद्धांत हमें पढ़ना क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि पेडागोजी क्या है। पेडागोजी एक टीचिंग आर्ट होती है कि आपको कैसे पढ़ाना है, इन परिस्थितियों के अनुसार कैसे काम करना है, कैसे बच्चों को डील करना है, ये सब का ज्ञान ही आपका क्या होता है, पेडागोजी होती है। उन्होंने कहा कि हमारा दूसरा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। तो पहले हमें पता है अधिगम क्या होता है। अधिगम को सरल शब्दों में तात्पर्य होता है सीखना। तो फिर हमें उसके कुछ सिद्धांत होते हैं कि जब आप बच्चों को सीखना है, मतलब बच्चों को आप कैसे सिखाते हैं, शिक्षण कार्य के द्वारा। तो हमें शिक्षण कार्य करते समय कुछ सिद्धांत, कुछ नियमों का ध्यान रखना है। उन्हीं जब नियमों का, उन सिद्धांतों का ध्यान में रख के क्या करेंगे, शिक्षण कार्य बहुत अच्छे से प्रभावी रूप से हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम का सरल शब्दों में तात्पर्य होता है सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। जैसे कहते हैं हम कुछ भी नया सीखते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी को देख के उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं, तो क्या करते हैं, अपना बिहेव चेंज करने की कोशिश करते हैं, या कुछ नई एक्टिविटी सीखते हैं, नई हॉबी सीख लेते हैं, नई एक्टिविटी नया कुछ भी नया सीखते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। और वही व्यवहार में परिवर्तन आपको क्या होता है, सीखना, जिसे क्या बोलते हैं, अधिगम। और अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे आपको पता है विकास, विकास क्या होता है, जन्म से लेकर गर्भ तक होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। मतलब कहा जाता है विकास आपका क्या होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, कि जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है तब से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। और जो विकास और अधिगम है, एक दूसरे के संपूरक कह सकते हैं। विकास और अधिगम में क्या है, एक सकारात्मक संबंध है। क्योंकि जब बालक का विकास होता है तो विकास कैसे होता है, जैसे कुछ नया नया सीखता रहता है। जैसे बच्चा का जन्म होता है तो जन्म लेते ही उसने क्या होता है, सीखना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे भाषा का विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, हाथ के अंगों को चलाना, इस सब जो धीरे धीरे सीखता है। उसके बाद स्कूल में जाता है, पढ़ाई करना और चीज़ें, मतलब जीवन पर्यंत क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो अधिगम के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे उन्होंने पहली परिभाषा आपकी दी वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ ने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो कई बार आपसे क्या होता है, इससे ऐसे लाइन में पूछ सकते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम के बारे में यह कथन किसने कहा था, तो किसने बोला था, वुडवर्थ ने बोला था। वुडवर्थ ने कहा जो सीखना है, अधिगम विकास की ही एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा जब तक अगर मान लीजिए हमारा विकास रुक जाए, विकास रुक जाएगा तो क्या होगा, हमारा अधिगम भी, सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो उन्होंने कहा इन दोनों के मध्य में एक सकारात्मक संबंध होता है। जब व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है तभी तो हम कहते हैं उसका विकास हो रहा है, उसका डेवलप हो रहा है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आता रहता है, कोई चीज़ मॉडिफाई होती रहती है। वही क्या आपका होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के लिए आपको क्या होता है, लर्निंग, अधिगम बहुत जरूरी है। और अगली परिभाषा पढ़ते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये भी दोनों परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। उन्होंने कहा कि जैसे क्या होता है, हम किसी से इंस्पायर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके व्यवहार को देख के उसकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए आपको सिंगर बनना है, तो सिंगर बनना है तो पहले आप सोचेंगे हमें बनना है क्या, बनना है, सिंगर बनना है। फिर सोचेंगे किसकी तरह बनना है, तो आप सोचेंगे जैसे हमें लता मंगेशकर बनना है या और दूसरे सिंगर हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके व्यवहार को पहले अवलोकन करेंगे कि ये कैसे करती है,
फिर उनके गानों को सुनेंगे, फिर उनकी तरह प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। धीरे धीरे आप क्या करें, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। कैसे? उनके व्यवहार को, उनके कैसे स्किल्स को देख के। तो गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही आपका क्या है, अधिगम है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। अधिगम के मुख्यतः कुछ विशेषताएं, जैसे अधिगम क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अधिगम की प्रक्रिया जन्म बालक ले लेते हैं तब से ही प्रारंभ हो जाती है, और मृत्यु तक हम क्या होते हैं, कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं। जैसे क्या होता है, प्रारंभ में हम हमारा भाषा का विकास करते हैं, तो भाषा ही सीखते रहते हैं कि हमारी भाषा का विकास कैसे होगा, नई नई चीज़ें। फिर हम पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई में बहुत चीज़ें सीखते रहते हैं। फिर जीवन में बहुत चीज़ें सीखते रहते हैं, अलग अलग स्किल। जैसे कभी हम टाइपिंग सीखते हैं, तो कभी कुकिंग, तो कभी पेंटिंग, तो कभी डांसिंग, ऐसे अलग अलग स्किल सीखते रहते हैं ना। तो मैं अधिगम जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, मतलब पूरी जीवन हमारी अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। हम पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अधिगम विकास का प्रतीक है, और अधिगम क्या है, विकास का प्रतीक है। जैसे अगर आपसे कभी पूछ ले कि अधिगम व विकास में कैसा संबंध है, तो अधिगम व विकास में क्या है, सकारात्मक संबंध है। क्योंकि अगर व्यक्ति कुछ नया सीखेगा नहीं तो उसका विकास कैसे होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अधिगम क्या होता है, विकास का प्रतीक होता है। जब बालक हो या कोई व्यक्ति हो नया नया सीखता रहता है, तभी तो कहते हैं उसका विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और अधिगम क्या है, एक अनुकूलन प्रक्रिया है। अनुकूलन का तात्पर्य क्या होता है, जब मैंने आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास को सिद्धांत पढ़ाया था, जब मैंने आपको सीडीपी पढ़ा रही थी, तो अभी मैंने अनुकूलन, आत्मसातकरण, इन सब के बारे में डिटेल से समझाया था। तो सरल शब्दों में अनुकूलन का हम क्या कहते हैं, एडजस्ट करना। किसी भी वातावरण, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार स्वयं को सामंजस्य स्थापित कर लेना, यही क्या होता है, अनुकूलन होता है। तो जैसे हम कहीं नई जगह जानते हैं, तो वहाँ के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, वहाँ के आधार पर सीखते हैं ना, तो वो क्या होता है, अनुकूलन। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका क्या हो गया, किसी भी फोर्स में जॉब लग गई, मान लीजिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, तो आप सबको पता है आर्मी के क्या होते हैं, कुछ अलग रूल्स होते हैं। जब वो वहाँ जाएगा तो कुछ नए नियमों को सीखेगा, कुछ अलग चीज़ें सीखेगा, तो ये उसका क्या, अनुकूलन। उसने वहाँ के परिस्थितियों, वहाँ के नियमों के अनुसार अपना क्या किया, सामंजस्य स्थापित कर लिया, तो ये क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। और सामंजस्य स्थापित कैसे किया, उसने अधिगम के द्वारा वहाँ के नियमों को सीख लिया, तभी तो सामंजस्य स्थापित कर पाया है। तो ये आपकी प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम एक अनुकूलन प्रक्रिया है। अगला का टॉपिक क्या करा, अधिगम सार्वभौमिकता का परिचय। सार्वभौमिकता मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल परिचायक। उन्होंने कहा कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, ऐसा नहीं कि केवल एक समाज में, केवल आपके क्षेत्र में या किसी विशेष देश में या विशेष संप्रदाय में। अधिगम की प्रक्रिया पूरे यूनिवर्स में होती है, मतलब सार्वभौमिक है, पूरे विश्व में। आप कहीं भी जाएंगे तो क्या होती है, अधिगम की प्रक्रिया तो होती ही रहती है। अब मान लीजिए जैसे भारत में बच्चा सीख रहे, तो ऐसे किसी अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, रूस में, वहाँ भी तो बच्चे सीखते हैं, वहाँ भी तो जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, सार्वभौमिकता का परिचायक होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके क्या होते हैं, जो भी जीव है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य सीखता है नई नई चीज़ें, तो मनुष्य कुछ ज़्यादा स्तर पर सीखता है, पशु पक्षी जानवर भी थोड़ा थोड़ा को तो सीखते ही रहते हैं ना। कई बार क्या होता है, जब बहुत छोटा होता है तो धीरे धीरे खाना सीखते हैं, फिर पीना सीखते हैं, और चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं ना। तो उन्होंने अधिगम की प्रक्रिया प्रत्येक प्राणी में होती है। इसमें क्या होती है, इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे मनुष्य बहुत विकसित होता है तो इसकी अधिगम की प्रक्रिया बहुत बृहद स्तर पे होती है। जानवर वगैरह की इनकी कम होती है, लेकिन अधिगम की प्रक्रिया प्रत्येक प्राणी में और संपूर्ण विश्व में होती है। तो ये क्या हो गया, आपने अधिगम की विशेषताएं पढ़ ली। अब चलिए हम पढ़ते हैं अधिगम के कुछ नियम होते हैं। जैसे आपको पता है कि अधिगम के नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने। इन्होंने अधिगम का मुख्यतः कितने नियम दिए थे, इन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए। पहले इन्होंने मुख्य नियम दिए थे, दूसरे कितने गौड़ नियम दिए थे। तो अगर पूछते हैं कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य नियम कितने दिए थे, तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य 3 नियम दिए थे। इसके अलावा इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे। अगर आपसे कभी पूछता है कि कितने नियम दिए थे, मुख्य नियम 3 दिए थे और गौड़ नियम 5 दिए थे। तो कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम में मुख्य नियम से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। ऐसे हो सकता है कि 3-4 नियम दिए, उसमें पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। तो पहले आपको तीनों मुख्य नियम पता होने चाहिए। पहला क्या होता है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के क्या है, 3 मुख्य नियम है। तो पहला क्या होता है, तत्परता का। थॉर्नडाइक ने कहा जब तक हमें किसी को कुछ सिखाना है, जब तक क्या होगा, सीखने वाले तक सिखाने वाला,
दोनों तत्पर नहीं होंगे तब तक सीख ही नहीं सकते। अब मान लीजिए आप क्लास में पढ़ाने गए, अब क्लास में उस टाइम पर पढ़ाने गए, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से, तो आप कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ाएं, बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो तत्पर ही नहीं है, उसका मन ही नहीं लग रहा है। और अगर मान लीजिए कि बच्चा बहुत अच्छे से मन से पढ़ा रहा है, लेकिन क्या हुआ, टीचर ही पढ़ाने के लिए तत्पर नहीं है, वो क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो क्या उस टाइम पे शिक्षण प्रक्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक ने कहा कि हमें तत्परता के नियम का ध्यान रखना है कि टीचर और बच्चे दोनों को क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, एक अधिगम क्या है, आपकी अंतःक्रिया जो क्या होता है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के मत चलती रहती है। इसमें क्या होता है, दोनों का सक्रिय होना चाहिए, और सक्रिय होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले दोनों को तत्पर होना चाहिए। बच्चों को तत्पर होना चाहिए कि उन्हें सीखना है, और अध्यापक को भी तत्पर होना चाहिए कि उन्हें सिखाना है। अगर इसलिए क्या होता है, आपने बताया कि अगर बच्चे तत्पर नहीं है सीखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण कौशल को अच्छा बनाइए, उसमें TLM का प्रयोग कर लीजिए, बहुत अलग अलग एक्टिविटी का करिए, कि मतलब बच्चों को उसमें रुचि जागृत करिए। कुछ जैसे सिद्धांत आपने बताए थे, शिक्षण के सिद्धांत ऐसे आपने बताया कि बालक को इस तरह से सिखाना है, बालक के लिए उसकी रुचि जागृत करने का प्रयास करें, उसकी एक्टिविटी द्वारा सिखाएं। इससे क्या होगा, जब बालक तत्पर हो जाएगा तभी आप उसे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। ये आपका कौन सा, तत्परता का नियम। अगर आपसे ऐसे पूछते हैं कि तत्परता का नियम किसने दिया था, तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। अब चलिए अगला हम पढ़ते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम भी किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने कहा कि अभ्यास का नियम का तात्पर्य क्या होता है, जब भी कोई चीज़ होती है उसको बार बार हम अभ्यास करते रहते हैं तो हमें आसानी से आ जा सकती है। इसी से आपका संबंधित होता है त्रुटि व प्रयास का नियम भी, जिसे प्रयास व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, किसी चीज़ को हम गलत करते हैं, लेकिन बार बार उसका अभ्यास करते रहते हैं तो क्या होता है, हमें आ जाती है। जैसे क्या होता है, जब मैंने पहले बहुत फर्स्ट क्लास में अपनी जब प्राथमिक कक्षा में हमने लिखना सीखना प्रारंभ किया होगा, तो क्या हमें एक बार में लिखना आ गया होगा? बिल्कुल नहीं। हमने लेकिन बार बार अभ्यास कराता जा, बार बार टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने अभ्यास कराया कि बेटा प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे क्या होता है, हमें आ जाता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को याद रखना है कि ऐसा नहीं कि आपने बालक को क्या किया, किसी भी टॉपिक को 2 महीने पहले पढ़ा दिया, उसका फिर भी बीच बीच में क्या करना है, आपको रिवीजन कराते रहना है। जिससे क्या होगा कि उसका बार बार अभ्यास करने से उस पार्ट को या उस एक्टिविटी या उस तत्व को, जिस चीज़ को भी आप सिखाना चाहते हैं, बालक आसानी से सीख जाएगा। और तीसरा नियम होता है आपका प्रभाव का नियम। इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। किसने प्रतिपादन किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने कहा जो भी हम काम करते हैं अगर उसके ऊपर हमारे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हम उसे और अच्छे से करते हैं, हमारा मन लगता है। अगर नकारात्मक प्रभाव होता है तो क्या होता है, हमारा मन नहीं होता, हम उसे करते नहीं हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आप मान लीजिए कुछ आपने पेंटिंग बनाई, आपकी पेंटिंग अच्छी बनी या कम अच्छी बनी, इससे ज़्यादा इफेक्ट इस बात का पड़ता है कि आपको फीडबैक कैसे मिला। जैसे आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि नहीं बेटा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनाई, और अच्छी बना सकते हो, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, इसमें और ऐसा अच्छा कर सकते हो, तो क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होकर और बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी कंडीशन में अगर उसे डांट दो, ये क्या बेवकूफ़त कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे या बहुत गंदी बनी, इस तरह से बच्चे क्या करेगा, दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये क्या होता है आपका प्रभाव का नियम, कि बच्चे के ऊपर जैसे उस एक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है, अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसको बार बार करने का प्रयास करता है, अगर उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है तो क्या होता है, उसको करने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए हमें क्या करना है, बच्चों को हमेशा अभिप्रेरित करते रहना है, उन्हें मोटिवेट करते रहना है, उनके रुचि के क्षेत्र में उन्हें कैरियर बनाने का अवसर देना है, उन्हें रुचि के कार्य करने देना है, क्योंकि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो वो आसानी से कर लेंगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं अधिगम का सिद्धांत है। अधिगम का सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि अधिगम जैसे सीखते हैं तो उनमें कौन कौन से सिद्धांत का पालन होता है, किस तरह से सिद्धांत मतलब सिखा सकते हैं बच्चे को। जब ये सारे सिद्धांत, ये नियम हमें पता होंगे तभी तो इन सब का प्रयोग करते हैं टीचिंग में, और इन्हीं सबको आपका टेस्ट किसके द्वारा लिया जाता है, पेडागोजी के द्वारा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अधिगम का पहला सिद्धांत है आपका प्रयास व भूल का सिद्धांत। प्रयास व भूल का सिद्धांत, ये क्या कहते हैं, त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। जैसे अभी आपने थॉर्नडाइक के क्या अधिगम के नियम पढ़े, तो अगर आपसे कभी पूछते हैं प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। इसके बारे में डिटेल से हमने CDP क्लासेज में पढ़ा है, आप जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए। इन्होंने थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को क्या किया, एक पिंजरा में बंद कर दिया,
और पिंजड़े में बंद करके उन्होंने क्या कर दिया, उसकी चटकनी बंद कर दी। लेकिन वो जो चटकनी थी, उसकी क्लिप थी, उसमें क्या था, अगर धक्का मारते जैसे उसका पैर पड़ जाता था या थोड़ा सा बल लगाने पर चटकनी खुल जाती थी। और बाहर इन्होंने क्या कर दिया, बिल्ली के लिए उद्दीपक के रूप में भोजन रख दिया। अब जब क्या हुआ, बिल्ली को भूख लगी थी, वो बार बार क्या करती रही, घूमती रही पिंजरे में। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति है कि बाई चांस गलती से उसका पैर क्या पड़ा, उसी चटकनी पे पड़ गया, तो पिंजरा खुल गया। अब बिल्ली ने खाना खा लिया। अब इसने दोबारा वही प्रयोग किया, तो दोबारा क्या हुआ, बिल्ली ने फिर वही घूमता रहा, लेकिन इस बार से कम टाइम लगा। इस तरह से थॉर्नडाइक ने बहुत बार प्रयोग किया। एक टाइम पे ऐसा आया कि बिल्ली आसानी से जाके चटकनी खोल लेती थी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी चीज़ आपको बच्चों को सिखानी है, तो आपको क्या करना है, उनका बार बार प्रयास करते रहना है। कि बच्चे बार बार हो सकता है गलतियाँ करेंगे, लेकिन फिर भी आप कहना है कि बेटा आप सीख सकते हो, आसानी से करो, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा। जिससे क्या होगा कि बार बार गलतियाँ करने पर भी अगर आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो क्या करेंगे, वो आसानी से सीख सकते हैं। ये कौन सा आपका प्रयास व बोल का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। अगर कभी पूछते थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, अब चलिए अगला पढ़ते हैं हम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत मैंने आपको सीडीपी के क्लासेस में बहुत डिटेल से समझाए हैं, तो वहाँ जाके आप देख लीजिए अगर डिटेल से समझना हो, क्योंकि आपको ईवीएस पेडागोजी में इससे सिर्फ मतलब समझना है और इसका डिटेल से मैंने आपको सीडीपी में समझाया हुआ है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। इस सिद्धांत को एक और नाम से जानते हैं, किससे, नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से। तो आपके एग्जाम में अब क्या होता है, इसे नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से पूछ लेते हैं कि नैमित्तिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, स्किनर ने किया था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्रिया प्रसूत के बाद क्या होता है, कि क्रिया प्रसूत होती क्या है। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं जो क्रिया नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक का तात्पर्य क्या होता है, स्वाभाविक रूप से, मतलब अपनी इच्छा से करते हैं, वो हमारी क्या होती है, क्रिया प्रसूत होती है। मतलब स्वाभाविक रूप से जो क्रियाएं या जिन क्रियाओं में हमारे इंटरेस्ट होती है उनको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि जब भी हमें शिक्षण करना है, बालक को अधिगम कराना है, सिखाना है, तो क्या करना है, उसकी रुचि, उसकी स्वाभाविक क्षमता का ध्यान रखना है। चलिए हम पढ़ते हैं अगला सिद्धांत कौन सा, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत मुख्यतः क्या होता है, सिद्धांत है गेस्टाल्टवादियों का। किसका है, गेस्टाल्टवादियों का। और जैसे आपको पता है इनमें कौन कौन से प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे, आपके कोहलर, कोफ्का व वर्दीमर, ये क्या थे, प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे। तो इन्होंने क्या किया था, अंतर्दृष्टि या सूच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें क्या होता है, कोहलर ने एक प्रयोग किया था। तो आपसे पूछ सकता है कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। कोहलर ने क्या किया, एक सुल्तान नामक वनमानुष को लिया तथा उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया, तथा वहीं पे क्या हुआ, काफी दूर पे केले रख दिए और वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, एक छड़ी रख दी। केले पाने के लिए पिंजड़े से बहुत दूर तो घूमता रहा बंदर। अचानक उसके प्रयोग आया कि उसने छड़ी की सहायता से केले प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे उसको क्या है, सूझ है। सूझ क्या होती है, किसी भी समस्या समाधान में अचानक यकायक हमें उसका समाधान पता चल जाना, समाधान के लिए कोई विचार आ जाना, वो क्या होती है, सूझ होती है। जैसे केला प्राप्ति के लिए बंदर बहुत देर से परेशान था सुल्तान, लेकिन अचानक उससे विचार आया कि हम इस लकड़ी के दायरे से क्या कर सकते हैं, केला को प्राप्त कर सकते हैं। यही उसकी क्या हो गई, सूझ हो गई। इसी प्रकार इन्होंने फिर दोहराया, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, एक स्टूल रख दिया, फिर लकड़ी रख दी। अब क्या हो गया था, अब केले थोड़ी ऊंचाई पे टांगे थे, तो क्या हुआ, उसने पहले की तरह लकड़ी से निकालने का प्रयास किया, लेकिन अब क्या हुआ, केले क्या थे, आपकी ऊंचाई पे थे, तो निकाल नहीं पाए। तो काफ़ी देर बाद उसकी फिर सूझाई, उसने क्या किया, स्टूल के ऊपर खड़ा हो गया। स्टूल के ऊपर खड़े होकर उसने केले निकाले, तो ये आपकी क्या हो गई, सूझ हो गई। तो अगर आपसे कभी पूछता है अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी कौन कौन से उसमें थे, कोहलर, कोफ्का व वर्तीमर। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में आपको सिर्फ कोहलर देगा, तो उस टाइम में ऑप्शन में क्या लगाना है, आपको कोहलर लगाना है। ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ कोहलर होगा तो कोहलर में टिक लगा देंगे, अगर कोहलर, कोफ्का व वर्तीमर तीनों होंगे तो उस स्थिति में आप इन तीनों में लगाएंगे, क्योंकि इसे गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत कहते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं पर्यावरण की विषम बच्चों की समझ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आप पर्यावरण शिक्षण ईवीएस पेडागोजी के बारे में पढ़ना है, तो आपको इसके पहले टॉपिक में आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा कि इसका शिक्षण कैसे करना है। आज आप पढ़ रहे दूसरा टॉपिक अधिगम के सिद्धांत। तो आपको पहले पता तो चला कि आपको बच्चों को सिखाना कैसे, लेकिन आपको ईवीएस पढ़ाना कैसे है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बच्चों की इस स्तर पर समझ कैसी होती है,
क्योंकि जब आपको बच्चों की समझ पता होगी कि वो इस स्तर पे सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं, इन घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो आप आसानी से उन्हें समझा सकते हैं। तो कह रहे बालक परिवेश में अपनी वस्तुओं के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। उन्होंने कहा जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर क्या होती है, जिज्ञासा की बहुत भावना होती है। जैसे मैंने आपको सहसावस्था में पढ़ाया था कि बच्चों में क्या होती है, जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है। वो जो भी चीज़ देखा उसे जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों है, कि ऐसा कैसे है। जैसे कोई भी व्हीकल देखेगा, गाड़ी देखेगा तो बोलेगा ये चल कैसे रही है, ये ऐसे क्यों चल रही है, ये ऐसे क्यों होता है, मतलब बहुत सारे प्रश्न पूछता रहता है। इसी प्रकार क्या होता है, उसके परिवेश में जो घटनाएं होती हैं, जैसे पूछेगा बारिश कैसे होती है, ओले कैसे पड़ गए, बादल कैसे बन जाती है, पानी इतने दिन में सूख कैसे गया, इस तरह से अलग अलग घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करता रहता है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा के दौरान में क्या करना है, उसके परिवेश में जो भी वस्तुएं हैं उन सब के बारे में उसे समझाने का प्रयास करना है। इसीलिए आपको उसको जो भी पढ़ाना है उसको परिवेश से संबंधित करके पढ़ाना है। जैसे आप सब जानते हैं प्राथमिक स्तर में भी हम उसे जो भी पढ़ाते हैं, आप पहले वर्णमाला भी उसे पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उससे परिवेश से संबंध स्थापित करवाते हैं। कैसे, जैसे आप उसे का से क्या पढ़ाते हैं, कबूतर पढ़ाते हैं। का से और भी वर्ड हो सकते हैं लेकिन हम उन्हें क्या पढ़ाते हैं, का से कबूतर पढ़ाते हैं। का से कबूतर क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका परिवेश से संबंध है। बालक ने क्या होगा, कबूतर जरूर देखा होगा लेकिन का से कोई दूसरी चीज़ आप पढ़ाएंगे, जैसे आप कंप्यूटर बताएंगे तो क्या होगा, बच्चा नहीं जान पाएगा, क्योंकि छोटा बच्चे ने हो सकता है कंप्यूटर नहीं देखा हो उस टाइम पे, लेकिन उसने का से कबूतर देखा होगा। इसी तरह से खा से पढ़ाते हैं और चीज़ें होती है उसे परिवेश से जोड़ के पढ़ाना है। और बात क्या होती है, अगला पॉइंट क्या है कि बालक प्रकृति में हो रही घटनाओं को कारण जानने का प्रयास करता है। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पूछेगा बादल कैसी होगी, आसमान में पानी कहाँ से आता है, कोई पानी फैला देता है, कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप सब जानते होंगे कि टीचिंग टाइम आपने जब किया होगा तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके सब बच्चों ने पूछे भी होंगे। तो क्या करे, बालक प्रकृति में हो रही घटनाओं को कारण जानने का प्रयास करता है। इसलिए आपको इन सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना है। उसको जो भी समस्या होगी उसको कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। बालक कोई भी प्रश्न पूछेगा आपको उसको उत्तर देने का प्रयास करना है। और क्या होता है, बालक पर्यावरण और मानव संबंध के बारे में भी जानने का प्रयास करता है। जैसे क्या होता है, जब वृक्षारोपण वगैरह होता है तो क्या कि हम पेड़ क्यों लगा रहे हैं, पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। तब इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को पर्यावरण के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में, मानव के संबंध के बारे में बताना है। जैसे आप बच्चे से कह सकते हो कि बेटा जैसे फल होता है, फल आपको कैसे मिलता है, तो बोलेगा पेड़ से। फिर आप पूछ सकते हो कि बेटा वहाँ जो पेड़ था जैसे उसके आसपास का पेड़ होगा तो वहाँ आप क्या करते हो, तो हो सकता है बताएगा कि मैं वहाँ पे खेलता हूँ, बहुत से लोग छाया में बैठते हैं। फिर इस तरह से बता सकते हो बेटा आपका जो फर्नीचर जिस पे आप बैठे हुए हैं ये किससे बना है, लकड़ी के द्वारा, या लकड़ी के द्वारा और भी हमें उपयोगी सामान प्राप्त होते हैं। उसका क्या करना है, मानव को तथा पर्यावरण के मध्य संबंध बताने कि बेटा पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसलिए इसका संरक्षण के करने की भी भावना का विकास करना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं पर्यावरण शिक्षण के बारे में कि पर्यावरण शिक्षण देना कैसे है। कि जब बालक को पर्यावरण शिक्षण, आपको पता है कि किन किन पॉइंटों को समझाना है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे देना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है पर्यावरण शिक्षण देते समय। जैसे आपको पता है कि प्राइमरी स्तर में 3rd से लेकर 5th तक आपकी क्या होती है, ईवीएस की बुक होती है। तो इसलिए इस स्तर पर आपको बालक को किस तरह से पर्यावरण की शिक्षा देनी। पहला कह रहा बालक को पर्यावरण की व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध कराए। व्यवहारिक शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है, उसका अपने समाज में प्रयोग कर सके। कि जैसे उससे क्या होगा, जो भी पढ़ाना उससे समाज से जोड़ के, पर्यावरण के लिए आप उससे क्या कर सकते हैं, उसके समाज में से वृक्ष के बारे में पढ़ाना है तो उसे वृक्ष दिखा सकते हैं। अब जैसे आपको कोई और चीज़ जैसे फूल के बारे में पढ़ा रहे हो तो आपके क्या होते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी उल्लेख होता है, आप उसको फूल एक लेके उसको तोड़ तोड़ के दिखाएगी, बेटा इसमें ये वर्तिकाग्र है, ये आपके परागकण है, इसके द्वारा ऐसे होता है। फल के बारे में आप उसको इमेज दिखा सकती है कि बेटा आपने मैंगो का तो देखा ही होगा, ऑरेंज को देखा होगा, ये ऐसा और भी चीज़ें। उसको क्या करना है, उसके पर्यावरण में जो भी है उसकी व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध करानी है। और दूसरा क्या होता है, पर्यावरण की विभिन्न घटनाओं के बारे में समझाने का प्रयास करना है। जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे कभी हुई कि अगले दिन आप क्लास में गए और इसके पिछले दिन बारिश हुई, आपसे कह सकते हैं बेटा कल आप सबने देखा बारिश हुई थी, बारिश में क्या क्या दिक्कतें हुई, आप पहले ये पूछ सकते हैं। या फिर पूछते हैं कि बेटा बारिश किसके लिए लाभदायक है, तो हो सकता है बोलेंगे कि बारिश में छुट्टी मिल जाती है, या कुछ अलग अलग चीज़ें बोलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि बारिश से रोड में पानी भर जाते, बहुत दिक्कत आने में होती है। इस तरह से समझाना है कि बेटा बारिश से क्या होती है, फसलों को पानी मिलता है और जिससे क्या होता है, हमें अनाज मिलता है, अनाज से हम खाना खाते हैं, हमारा भोजन बनता है। इस तरह से आपको क्या करना है, हर चीज़ का सकारात्मक पहलू बताना है। जैसे आप सांप होता है, सांप का अगर आप
आपने उससे तुरंत नकारात्मक पहलू बता दिया कि काट लेगा, तो क्या होगा, उसके मन में नकारात्मक विचार आएंगे। पहले आपको हर चीज़ का सकारात्मक पहलू बताना है कि बेटा सांप क्या होते हैं कि हमारे फसल की रक्षा करते हैं, क्योंकि फसल में क्या होता है बहुत सारे जो चूहे वगैरह होते हैं उसको सांप खा लेता है। या और भी जिस चीज़ को भी पढ़ाना है उसके पहले सकारात्मक पहलू बताने हैं, इसके बाद उसके दुष्परिणाम बताने कि बेटा इससे ये दिक्कत हो सकती है। और पर्यावरण की शिक्षा एकीकृत उपागम के माध्यम से देनी है। एकीकृत उपागम के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में आपको डिटेल से समझाया था। एकीकृत उपागम क्या होती है कि जिससे सभी विषयों की शिक्षा अलग अलग न दे के सम्मिलित रूप से शिक्षा व्यवहारिक रूप से देनी। जैसे आपको पता है आपके ईवीएस में क्या होती है, आपके साइंस व सोशल साइंस इन दोनों को समराइज करके बनाए जाते हैं ईवीएस को। तो इसमें आप करते हैं विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों के सम्मिलित रूप से शिक्षा देते हैं। तो कैसे देते हैं, एकीकृत उपागम के माध्यम से देते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं पर्यावरण शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं। कि पर्यावरण शिक्षण या किसी भी शिक्षण कार्य में आपको इन सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। पहले क्या होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत का सूत्र होता है करके सीखना। इसमें आपको बच्चे को क्या करना है, करके सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। जैसे पर्यावरण में उससे बहुत सी चीज़ें, जैसे कुछ भी नया पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में उसको करने दीजिए, उसे एक्टिव होने दीजिए। वो जो सक्रिय होकर सीखेगा तो उसका ज्ञान का निर्माण स्थायी हो जाएगा। जैसे आपको क्या करना है, बच्चे को सिखाना है किसी बीजों के बारे में, तो आप उससे क्या घर से कह सकते हैं अलग अलग चीज़ों के बीज लेके आना है। फिर उसे वहीं क्लास में अंकुरित होने की प्रोसेस धीरे 1-2 दिन में दिखा सकते हैं। आप उसे चने का अंकुरण दिखा सकते हैं। इस तरह से बालक आसानी से सीख भी जाएगा, और जब वो स्वयं सक्रिय होकर सीखेगा तो वो क्या करेगा, ज्ञान का निर्माण करने का स्वयं प्रयास करेगा, खुद ज्ञान का खोजने की कोशिश करेगी, जिससे उसको क्या होगा, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगला सिद्धांत आपके क्या होता है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जब भी बालक को सिखाना है तो बीच बीच में क्या करना है, उसे मोटिवेट करते रहना है। कि अगर मान लीजिए बच्चा नहीं भी सीख पा रहा है तो भी आपको क्या करना है, उसे मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, आप बेटा प्रैक्टिस करो, आप सीख सकते हो, आसानी से सीख जाओगे। अब इसे जब बीच बीच में मोटिवेट करते रहेंगे तो अगर उसे नहीं भी सीख रहा तो भी लगेगा नहीं मैं तो सीख जाऊँगा, सर ऐसा कह रही थी या मैम ऐसा कह रही थी कि नहीं मैं सीख जाऊँगा, अच्छे से सीख जाऊँगा। तो मोटिवेट होकर और प्रयास करेगा। और आपका अगला सिद्धांत क्या होता है, रुचि का सिद्धांत। बालक की रुचि को ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ को करने के लिए बार बार जोर दे रहे हैं जिसमें क्या होता है बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, तब क्या करेगा, उसको नहीं सीख पाए। जैसे हम सबको वही काम करने में अच्छा लगता है ना जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको हमेशा बच्चे की रुचि का ध्यान रखना है। और अगले क्या होता है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जैसे आपको पता है कि आप जब भी टीचिंग के लिए जाते हैं तो पहले क्या होता है, आप लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान में आपको उद्देश्य होता है कि आज इस टॉपिक पे हमें क्या पढ़ाना है, हमारा उद्देश्य क्या है इस टॉपिक को पढ़ाने का। इसलिए हमेशा जब भी क्लास में जाए तो एक उद्देश्य लेके जाए कि आज के इस टॉपिक की तरह मैं बच्चों को क्या सिखाना है, क्या पढ़ाने का उद्देश्य है। ये आपका क्या होता है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। और अगला क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। शिक्षण कार्य करते समय हमेशा क्या करना है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। क्योंकि आपकी क्लास के जो 30-35 बच्चे होंगे उनमें क्या होंगे, सारे बच्चे अलग अलग होंगे। जैसे कुछ बच्चे क्या होंगे, उनका मानसिक आईक्यू, बुद्धि लब्धि जो होगी, आईक्यू उनका बहुत अच्छा होगा, प्रतिभाशाली होंगे। कुछ आपके उसमें सामान्य बुद्धि के बच्चे होंगे, कुछ औसत बुद्धि के होंगे, कुछ आपके पिछड़े बालक होंगे, या कुछ बच्चों की कई बार क्या होगा, मातृभाषा अलग होगी। तो इसलिए इन सब व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे एक बार में समझ जाएंगे, कुछ बच्चे क्या होंगे उसके 2-3 बार समझाने पे भी नहीं समझेंगे। एक टीचर को हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के शिक्षण कार्य करना है। अब चलिए पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार उन्होंने शिक्षण के लिए क्या बोला है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक को एकीकृत उपागम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एकीकृत उपागम क्या होता है कि कई विषयों के सम्मिलित रूप से एक साथ शिक्षा प्रदान करना। तो एनसीएफ 2005 ने कहा कि हमें पर्यावरण की शिक्षा कैसे प्रदान करनी, एकीकृत उपागम के माध्यम से। इसीलिए आपकी क्या होता है, पर्यावरण में विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों के सम्मिलित रूप से शिक्षा कैसे, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से देते हैं। इसके अलावा एनसीएफ ने कहा कि ज्ञान को क्या करते हैं, बालक के बाल जीवन से जोड़ना है। उन्होंने कहा जो भी आपको ज्ञान सिखाना है उसके बालक के बाद जीवन से जोड़ देना है। क्योंकि क्या होता है, स्कूल में तो बच्चे एवरेज 7 से 8 घंटे ही रहता है, बाकी टाइम तो क्या होता है उसका समाज में व्यतीत होता है। तो इसलिए ऐसा ज्ञान देना है जिसका जीवन में प्रयोग कर सके, अपने जीवन के भाग से क्या करे, संबंध स्थापित कर सके बाल जीवन से। जब वो संबंध स्थापित कर लेगा तो आसानी से सीख सकता है।
इस तरह से आज मैंने आपके ईवीएस पेडागोजी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। हमारे चैनल पे ईवीएस की थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए पेडागोजी ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस तो चल ही रही हैं और इसके अलावा हिंदी पेडागोजी की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं तथा सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं और सीटेट जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही है तथा हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चल रहे हैं, ईवीएस थ्योरी के प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं और बहुत जल्द हिंदी ग्रामर तथा इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप इन सारी क्लासों को देखते रहिए तथा अगर आपको इनके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।